अब बात करते हैं एक अगला टॉपिक। हम बात करेंगे अगले नए टॉपिक की। ये महीपति, ये महीपत शाह है। महीपत शाह की हम बात करेंगे। तो इसका जो शासनकाल रहा था, महीपत का जो शासनकाल रहा था, क्योंकि अगर हम बात करें श्याम शाह का जो शासनकाल रहा था 1611 से 1630 के मध्य रहा था, तो इसके पश्चात जो गद्दी में बैठा वो महीपत शाह था। ये जो बैठा था 1631 से 1635 तक का ये रहा। और इसको जो माना जाता है वो 46वां शासक के रूप में माना जाता है। ये इसको हम कहते हैं कि यार ये जो मुगल वंश का जो शासक रहा, इसको 46वां सम्राट के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। और आपको ये बता दूं, जो श्याम शाह था, श्याम शाह को माना जाता है कि इसकी कोई औलाद नहीं थी। ये क्या था? ये निसंतान था। और जब इसकी मृत्यु हुई, इसके पश्चात जो गद्दी में बैठा, अगर इसका पुत्र होता या पुत्री होती, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं पैदा हुई थी, तो बेसिकली अगला वारिस कोई था नहीं। तो इसका अगला वारिस कौन था? इसके जब मृत्यु हो गया था, इसका जो चाचा था महीपत शाह गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्याम शाह के कितने बच्चे थे, या निसंतान थे, या दो थे, तीन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए इसके कोई भी बच्चे नहीं थे। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा जब इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय गद्दी पर कौन बैठा? महीपत शाह बैठा था। और महीपत शाह का श्याम शाह के साथ क्या संबंध था? क्या संबंध था? चाचा थे वो चाचा और उसके। भतीजे का ये संबंध था। तो चाचा थे, ठीक है। और महीपत शाह का अधिकांश का जीवन की अगर हम बात करें तो हमेशा ये जो बंदा था, क्योंकि श्याम शाह का शासनकाल तो रहा ही रहा, और महीपत जब शाह जब शासन में बैठा या गद्दी पर जब बैठा, ये इसका अधिकांश समय अगर हम बात करें तो युद्ध के मैदान पर ही इसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। क्योंकि ये युद्ध अलग जो गढ़ थे या अलग अलग साम्राज्य को ये जीतता हुआ चला गया। और अधिकांश अगर समय की अगर बात करें तो ये निरंतर युद्ध के मैदान पर ही डटा रहा, और अपने शत्रुओं को निरंतर ये पराजित करने के कारण इसे गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक है जिसे गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा शासक था? महिपत महीपत शाह। शाह था। महीपत शाह को ही क्या कहा जाता है, जो गर्भभंजक की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है। और महीपत जो शाह था, ये मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन माना जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि श्याम शाह का समकालीन किसे माना जाता है? किसके समकालीन माना जाता है श्याम शाह को? जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर का जहांगीर। पुत्र कौन था? शाहजहां था। तो शाहजहां। पहले इसके जो शाहजहां। श्याम शाह था वो आपके जहांगीर के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि जिस समय उसका शासनकाल था उस समय इसका भी शासनकाल रहा। और जिस समय महीपत शाह का जो शासनकाल रहा था, तो उस टाइम पर शाहजहां का भी ये दौर था, क्योंकि शाहजहां के ही टुकड़ों में अगर कहें या उनके ही छत्र छाया में ये अपना साम्राज्य को स्वतंत्र तौर पर कर पा रहे थे। और साथ ही अगर जब हम कहें, हाँ बोलिए। देखिए, हमने कहा कि जब ये अपना शासन जब कर पा रहे थे, जो महीपत शाह था, इसने श्रीनगर में क्या करा, कोसियार मठ मंदिर का निर्माण किया। कोसियार मठ एक था। सर स्क्रीन सर स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर मुझे। आपको दिखाई दे रहा है? और को जी सर, दिख रही आपके है। वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम बेटा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महीपत शाह ने श्रीनगर में किस मंदिर का निर्माण करा था? कोशियार मठ था, कोशियारा मठ करके उसका नाम है। तो उस मठ का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। और जो रतुड़ी है, जो रतुड़ी ने, जो महीपत साथ है, आपको पता होगा ये रतुड़ी साहित्यकार हैं। तो रतुड़ी जी ने, जो महीपत शाह थे, इसको शाह का दापा या दाबा, एक दापा एक लिख लीजिए,
रतुड़ी ने महिपत शाह को, याद रखिएगा, जो रतुड़ी थे, रतुड़ी जी ने जो महिपत शाह था, इसको दापा या फिर दाबा, ये दापा होता है या फिर दाबा, आक्रमण का इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया था कि जिसमें इन्होंने क्या करा था, अद्वितीय सफलता प्राप्त करी थी। कहने का मतलब है कि दापा कहो या दाबा, एक दा पा होता है और एक दाबा, दोनों का मतलब ही एक ही होता है कि ये बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने युद्ध कौशल इनके अंतर्गत था और इन्होंने अपना सूरवीरता का बेहतरीन परिचय देते हुए अद्वितीय सफलता इन्होंने प्राप्त की और महिपत शाह ने सिरमौर जो था हिमाचल प्रदेश को भी इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिरमौर है, ये सिरमौर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सिरमौर को यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिरमौर नहीं पूछा जा सकता है, अगर आपको घुमाने के लिए दिया जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा परमार वंश का जो सम्राट था जिसने हिमाचल प्रदेश को जीत लिया था, कौन सा था, कौन सा शासक था? महिपत शाह। महिपत शाह था। महिपत शाह नहीं, हिमाचल प्रदेश जिसको सिरमौर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है, तो इसको इसने जीता। और जब हम महिपत शाह की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसके 3 सेनापति थे। मैं आपको पूरा पहले विस्तार से बता रहा हूँ, फिर इसको जो आप स्क्रीन पर आपकी जो पीडीएफ है इससे हम पढ़ेंगे। जो मैं आपको पहले चीजें बता देता हूँ फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बेटा? देखिए जी सर, जी क्या सर। बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि महिपत शाह के कितने सेनापति थे, महिपत शाह के कितने सेनापति थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपने 3 थे? थे कौन कौन से थे? सर। एक तो रिखोला लोधी समथिंग ऐसे था, एक माधो सिंह भंडारी, और एक सर मैंने और पढ़ा था, भूल गई, वो दास करके है कुछ लास्ट में। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या थे, इनके सेनापति के रूप में थे, सेनापति, ठीक है। सेनापति। पहला जो आपने कहा कि माधो सिंह भंडारी थे और लोधी रिखोला करके दूसरा इनका नाम था, और वनबाड़ी दास थे, वाड़ी दास थे। तो ये 3 इसके क्या थे, सेनापति थे। तो सेनापति के बारे में मैं सर आपको अभी विस्तार से समझाता हूँ। सर हाँ, सर पहले तो माधो सिंह भंडारी, दूसरे लोधी रिखोला, दूसरे मोदी रिखोला थे, जी और तीसरा जो था जी वनबाड़ी दास था। वनबाड़ी दास को कहा जाता है कि ये जो महिपत शाह थे इनके क्या माने जाते हैं, ये सेनापति के रूप में इनको माना जाता है, सेनापति ये थे। और जब हम माधो सिंह भंडारी के बारे में बात करते ही हैं तो माधव सिंह भंडारी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सर पता नहीं। BT9 जानते हो? माधव सिंह भंडारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है उनको? चलिए लेफ्ट हो जाइए। देखिए इनको जो कहा जाता है बेटा, ये गर्वभंजक। अब देखिए हमने कहा था जो गर्वभंजक के रूप में हमने किसको संज्ञा दी थी, हम महिपत शाह को दी थी। थी। और जो इसका जो सेनापति था, जी ये सर। सेनापति भी बहुत ज्यादा खूंखार था, तो इसको भी गर्वभंजक, जो क्या करता है, जो युद्ध में अपनी सूरवीरता का परिचय देता है और बेहतरीन करके सभी का नाश करते हुए चलता है, तो गर्वभंजक, भंजन मतलब सबका विनाश करना। तो मथेला की कुल का निर्माण माधो सिंह भंडारी, याद रखिएगा, मथेला कुल का जो निर्माण किया था वो माधव सिंह भंडारी ने किया था। और माधव सिंह भंडारी का जो रजत अभिलेख अगर कहें तो माधव भंडारी का से संबंधित जो अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। जो रघुनाथ मंदिर की जब हम बात करते हैं जो देवप्रयाग के अंतर्गत है, तो वहां पर इस माधव सिंह भंडारी का जिक्र मिलता है।
और साल था आपका 1640 में एक ताम्रपात्र में इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माधो सिंह भंडारी का जो ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ये ताम्रलेख जो प्राप्त होता है, जो रघुनाथ मंदिर जो देव प्रयाग में है, तो वहां से इनका ये प्राप्त होता है। ये किस वर्ष से प्राप्त होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1640 में ये ताम्रपात्र में इनका उल्लेख मिलता है। और उस समय जो रानी कर्णावती थी, उसने चमोली जिले में एक हाट ग्राम में माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाकर हटवाल नामक जो एक ब्राह्मण था उसको भूमि दे दान कर दी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाट नामक गांव में माधो सिंह भंडारी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो जो उसको माधो सिंह भंडारी को अगर हम देखें तो वहां पर एक साक्षी, एक गवाह के तौर पर बनाकर हटवाल नामक एक ब्राह्मण को क्या कर दिया गया था, भूमि दान कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितना भी अभी मैंने समझाया, तो मुझे लगता है कि याद होगा कि इससे आगे तमाम चीज़ें हम चलते रहते हैं, फिर आपको उससे संबंधित चीज़ों को आगे और विस्तार से संबोधित करता हुआ चलूँगा। जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं, आप अगर देखोगे तो निश्चित रूप में आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण रहेंगी। जब हम बात करते हैं कि महिपत शाह का जो अधिकांश जीवन की, जब हमने कहा कि युद्ध में बीता और इसने क्या करा, अपने शत्रुओं को निरंतर जब समय ये पराजित करता हुआ, उनका विध्वंस करता हुआ चला, तो इस कारण इसको गर्वभंजन नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जिसका गर्वभंजक मतलब जब शत्रुओं का विनाश कर रहा है, अच्छी तरह से क्या कर रहा है, उनका अस्तित्व का खत्म कर रहा है, तो इस ये क्या करेगा, तो इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा परवार वंश का वो कौन सा शासक था जिसे गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है, कौन सा था? महिपत शाह। ठीक है, तो ये था और गर्वभंजन नाम से प्रसिद्ध हुआ। सी वेलस कृत अली जेसूटर टेलवेल इन सेंट्रल एशिया में क्या हुआ था, प्रकाशित एक अंडाडे महोदय के विवरण से महिपत शाह के तिब्बत अभियान का भी विवरण मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर ये बड़ा सा नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बत का, महिपत शाह का तिब्बत में जो विस्तार की, जो विस्तृत उसकी जो नीति थी, उसके बारे में जो विस्तार पूर्वक वर्णन जो मिलता है, वो किस में मिलता है, किसकी, कौन सी वो किताब थी? अर्ली जेsuit ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। तो ये जो सेंट्रल एशिया है, बेसिकली अगर आपको पूरा किसी बच्चे को याद नहीं होता है तो उसमें एक याद रखिएगा, पीछे का शब्द याद कर लीजिएगा। सेंट्रल एशिया में वो प्रकाशित हुआ था। जब ये प्रकाशित हुआ था तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी ये दे ही जाती है कि जो महिपत शाह थे, इन्होंने तिब्बत का जो अभियान का कहीं ना कहीं वर्णन इसमें मिलता है। और कहा जाता है कि श्रीनगर के जो शासक के रूप में अगर हम कहें, जो श्रीनगर के शासक के रूप में जो महिपत शाह की अगर जो बात करते हैं, तिब्बत पर इन्होंने कितने बार आक्रमण किया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने बार आक्रमण किया था। 3 बार इनके द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। 3 बार आक्रमण का यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि कहते हैं कि यार इसने 3 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। 3 बार आक्रमण का अभियान ये मिलता है। और इसको देखिए, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब आपको हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी हमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। तो कहानी के तौर पे इसको समझो, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल मत लेके चलना। तो 3 बार इसने आक्रमण करा और जब पहली दफे आक्रमण किया, या कहें जिसमें पहला अभियान इसके द्वारा चला गया, जो पहले जस्ता इधर को गया होगा, तो उसमें कितने बंदूकधारी और थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितने बंदूकधारी थे और कितनी टुकड़ियों वाली जो तोप की टुकड़ियां इसमें मौजूद थी, समझ में आ रहा है? पहला अभियान जो था कितने सैनिकों का था, बताइए? 11,000। 11,000 कौन थे? वो बंदूकधारी थे, जो पूरी तरीके से बंदूकों से लैस थे, ठीक है। ये बंदूकधारी थे, तो बंदूकधारी ये थे और 20 छोटी छोटी क्या थी, तोपें थी, तोपी वाली टुकड़ियां थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिपत शाह द्वारा
जब तिब्बत पर आक्रमण किया जा रहा था तो उस समय कितनी तोपों वाली टुकड़ी उसके साथ चल रही थी। तो 20, 25, 30, 40, 50 ऐसा दिया जाएगा। जिसने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से जो पढ़ा होगा, तो वही कहेगा कि 20 छोटी छोटी जो तोपों वाली क्या थी टुकड़ी के साथ इसने नेतृत्व किया था। और कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाले 11,000 बंदूकधारी किसके शासनकाल में किसके राजा के अधीन थे। तो ये महिपत शाह था। महिपत शाह का हमने कहा कि आपको कि भैया इसका तो पूरा जीवन युद्ध में बीता, तो देखो ये युद्ध कैसा कैसे कर रहा है, ये यहाँ भी चला गया। और जो दूसरी बार इसका जो अभियान चला, दूसरी बार जब सैनिकों की जो संख्या थी वो 11,000 से, सर सर टुकड़ियां कितनी टुकड़ियां आपकी बेटा इसमें सर 20 की छोटी टुकड़ियां छोटी टुकड़ियों पर, जो 20 छोटी छोटी टुकड़ियां थी जो तोपों वाली टुकड़ियां थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बत में आक्रमण करने वाली तोपों वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी थी, जो छोटी छोटी तोपों वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी थी। तो वहां पर आपको ये स्पष्ट करना होगा कि वो 20 छोटी छोटी तोपों वाली टुकड़ियां थी। जब इसने द्वितीय अभियान चलाया, जब वो दूसरी बार तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए चला, तो वहां पर 20,000 सैनिकों के साथ ये उस राह पे चल दिया। और साथ ही आपको मैं ये अवगत करा दूं, जब तृतीय बार जो तीसरा अभियान इसका चला, तो अपेक्षाकृत मतलब कि अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि जो पूर्व में जो सैनिकों की जो संख्या थी, उससे पूर्व जो सैनिकों की संख्या थी, उसके सापेक्ष से यहाँ पर सैनिकों की संख्या कम हो गई। क्योंकि भैया जब युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में तो सैनिक मरे भी होंगे, तो जितने 11,000 सैनिक पहले गए होंगे तो 11,000 सैनिक तो वापस लौट के नहीं आए होंगे ना। फिर दूसरे अभियान में अगर 20,000 सैनिक गए तो 20,000 आप कह सकते हो कि 20,000 सैनिक आएंगे, 1,000 सैनिक भी आ सकते हैं, 500 सैनिक भी आ सकते हैं, या फिर 20 में से 5,000 भी आ सकते हैं। तो वापस, तो जब तीसरी बार इसका युद्ध का जो कारवा चला होगा, तो जब कारवा चला तो अपेक्षाकृत सैनिक क्या हो गए थे, संख्या कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि आपको ये बता दूं, क्योंकि गढ़वाल का जो प्राकृतिक परिदृश्य है वो कुछ अलग है। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करते हैं, कुमाऊं से अगर हम कहें पिथौरागढ़ वाला जो है नेपाल, अगर हम बात करें साथ ही आपका जो मुंशियारी हो गया, और साथ ही धारचूला वाला जो बेल्ट है, धारचूला से फिर तिब्बत, तिब्बत से फिर ये संगड़ा, ये जो आता है ये क्षेत्र है, तो ये वाला जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, जो इसका जो वातावरण है, गढ़वाल के सापेक्ष ये भिन्न है। क्योंकि भैया ये जो है ये ग्लेशियर वाला एरिया है, ये बर्फबारी वाला क्षेत्र है। तो प्राकृतिक परिस्थितियां गढ़ नरेशों के लिए क्या थी, प्रतिकूल थी। और साथ ही भारी भरकम क्या होती है यहाँ पर, हिमपात के अवरुद्ध होने के कारण, तिब्बतवासियों के कठोर प्रतिरोध के कारण गढ़ नरेश में असफलता का सामना करना पड़ा। देखिए अगर आज हम देखते हैं, अगर जो चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना क्या है, ऊपरी वाला क्षेत्र में रहता है। अगर कल के डेट में अगर भारत की सेनाएं अगर चाइना से युद्ध करते हैं, तो जो 100% अगर हम कहें तो भारत की जो संभावना होगी जीतने के लिए, 100 में से अगर कहूँ तो 20% होगी। क्योंकि ज़्यादा 80% जो क्लाइमेट है या जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे जो चाइना के पक्षधर होंगे, क्योंकि वो ऊपर चोटी पर हैं, चोटी पर उनके क्या है सारी चीज़ें हैं। अगर वो लैंडस्लाइड भी करते हैं या फिर एवलांच भी कहीं से धकेल देते हैं, तो हमारे भारतीय जितने भी सेना है वो दब जाएगी। तो सेम परिस्थिति इसके साथ हुआ, क्योंकि ये जो क्षेत्र था भारी हिमपात की वजह से क्या था, ये क्षेत्र क्या था, ब्लॉक हो गया होगा, अवरुद्ध हो गया होगा, जिससे जो भी तिब्बतवासी थे उनके कठोर प्रतिरोध, मतलब कि जद्दोजहद, अपना प्रयत्न किस तरह से करा, कि लड़ने की जो क्षमता थी, जो प्रतिरोध हम क्या कहते हैं, जब हमसे कोई लड़ता है तो हम भी अपना प्रतिशोध या उसमें व्यक्त करते हैं। जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, बताइए। जी तो सर, जी जीतेगा। सर। तो ये गढ़ नरेश जो थे क्या हुए, असफल हुए, असफलता का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखें उसके उपरांत देखें तो दोनों राज्यों के मध्य फिर संधि हुई। हम देखते हैं जब दो परिवारों में जब झगड़ा हो जाता है, आपसी खूनी रंजिश भी हो जाती हैं बहुत ढेर सारे परिवारों में, जो चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो या पैसे को लेकर हो या फिर खेत खलियान को लेकर हो। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ पर तीसरी चीज़ हमारे सामने आती है न्यायालय, या कहें जो हमारा
कानून है उसके सहारे होते हैं। तो जब कानून के पास जो जाते हैं तो कानून क्या आता है, बीच का रास्ता निकालता है, दोनों के बीच समझौता करा देता है, कराता है ना। जब जी समझौता सर। कराता है तो दोनों खुश। तो इसी प्रकार से जो चाइना अगर न कहीं तिब्बत हो गया, और जो गण नरेश थे, गण नरेश कौन सा गण नरेश ये युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, महिपत शाह। महिपत शाह था। तो दोनों के मध्य क्या हुआ, जी सर। संधि हुई। संधि का मतलब क्या होता है बताओगे? जी सर, एक एमओयू मतलब एक ट्रिटी साइन की कि मतलब इतना पैसा आप दोगे, इतना पैसा हम देंगे, या कोई सेना का वो किया गया, मीन्स एक ट्रिटी साइन की थी हम्म। तो उससे क्या होता है? जिसके ऊपर दोनों पक्ष हैं वो सहमत हो जाते हैं। ऐसी कोई एमओ की बात अगर देखें, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच एक एमओ है जिसे हम कहते हैं सिंधु जल विद्युत जल की बात करते हैं, तो दोनों भारतों के बीच क्या करार हुआ है कि भारत कभी भी पाकिस्तान का वो जो सिंधु घाटी का जो जो सिंधु नदी है उसका जो पानी जाता है, अगर वो पानी अगर बंद कर दिया जाए, भारत अगर वो पानी को बंद कर देता है, तो शायद मुझे लगता है कि आधी पाकिस्तान के आगे पानी से तरस जाएगी। जब ये तरस जाएगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसके फलस्वरूप क्या होगा, तो वहाँ हाहाकार मच जाएगा। तो ये चीजें वो तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने आपस में क्या कहते हैं, समझौता किए। जब समझौता होता है तो वो एमओ के तौर पे हम कहते हैं, तो उसको हम ये नहीं कर सकते दोनों के बीच क्या हुए, दोनों राज्यों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। साल आता है, देखिए साल आता है 1924 में एन डाडे महोदय द्वारा माना, यह याद रखिएगा, माना स्थल को छोड़कर आगरा आ गए। कौन कहता है कि ये माना स्थल को छोड़कर आगरा आ गया? वह कौन सा सम्राट था जो माना छोड़कर आगरा आ गया था? किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके शब्द थे? एंड्रोडे। एनाडे था। इसने क्या कहा था कि 1624 में जो महिपत शाह था वो माना से माना स्थल को छोड़ा इसने, तो ये आगरा आ गया। और जो ये विवरण जो हमें देखने को मिलता है, जो शिव प्रसाद डरवाल जी हैं, तो उसके द्वारा जो निर्धारित जो चीज़ें जो उनको साक्ष्य मिले होंगे, किसी चीज़ का जो साहित्य का जो स्रोत मिले होंगे, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि पूर्व नरेश जो श्याम शाह के राज्यकाल की अवधि जो हमने मानी थी 1611 से 1630 के मध्य माना था। और जो मैंने कहा जो आपका महिपत शाह का शासनकाल की जब हम बात करते हैं, कब से कब तक माना गया था? जल्दी बताइए। सर नहीं तो पता। ध्यान का है, तो हमने ये कहा था कि इसका जो शासनकाल रहा था वो 1631 से 1635 के मध्य में रहा, और ये 46वां शासक के रूप में हमने कहा कि इसे माना जाता है। और जब श्याम शाह का शासनकाल, श्याम शाह के बाद कौन गद्दी में बैठा? सर महिपत महिपत शाह। शाह कौन था श्याम शाह का? चाचा चाचा। था। तो क्यों चाचा बैठा? क्योंकि उसके उसके तो बच्चे बैठ सकते थे, क्यों नहीं बच्चे बैठे? वो निस वो निसंतान था, उसके तो बच्चे वो नहीं थे। निसंतान था, इसलिए उसके बच्चे नहीं होने की वजह से किसको गद्दी में बैठना पड़ा? महिपत शाह महिपत को। शाह को गद्दी में बैठना पड़ा। तो क्यों गद्दी में बैठना पड़ा? क्योंकि भैया वारिस कोई था नहीं, तो ये बना। तो वह कौन सा गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसने अपना संपूर्ण जीवन युद्ध के बीच ही अपना बिता दिया? महिपत महिपत शाह। शाह था। तो ये जो कहता है कि डबराल जी कहते हैं कि जो श्याम शाह का जो शासनकाल, जो उसका राज्यकाल हुआ था, वो 1100 ना 1611 से 1630 ईस्वी गलत सिद्ध हुआ। क्या गलत हुआ है कि 1611 से 1630, जिसका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए अन्यथा लेफ्ट हो जाइए। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि 1611 से 1630 के मध्य में जो क्यों ये तमाम चीजें थी, क्यों ये गलत सिद्ध हुई थी। ये माइक बंद करिए। तो एनाडे के एक अन्य जो विवरण में, वो दिखाएगा नहीं ना दवा। ठीक है, एक वो मैं अन्य, आईपी पेन ना आईपी आईपी लिखा ना, तो जो एमडीसी नहीं
ना यो बाबरी गाँव बितो ना अलम तो सर डिस्टर्ब हो रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर कहेगा कि जो श्याम शाह थे, श्याम शाह के शासनकाल को किसने गलत ठहराया, वह कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा साहित्यकार था जिसने कहा कि 1611 से 1630 के मध्य में जो श्याम शाह का जो शासनकाल था वो गलत था, वो गलत सिद्ध होती है। किसने कहा था? डॉक्टर डबराल ने कहा था। शिव प्रसाद ठीक है, अग्रवाल। तो एनाडे के एक अन्य और उसके द्वारा एक अन्य विवरण प्रस्तुत किया गया था। ये कहते हैं कि जहांगीर द्वारा स्वयं एनाडे को फरमान जारी किया गया था। किस व्यक्ति द्वारा, किस साहित्यकार द्वारा यह कहा गया था कि जो श्याम शाह था, श्याम शाह को एक फरमान जारी किया गया था, वो किस शासक द्वारा फरमान जारी किया गया था इसको? सर जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा से और फरमान जारी किया गया एंड्राडे था ने कहा था ये। कि गणनरेश द्वारा उसके जी साथ सर। बुरा व्यवहार किया गया। कि बुरा व्यवहार किसने करा जहांगीर के साथ? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा परमार वंश का शासक था, या कहा पूछा जाता था वह उत्तराखंड का वह कौन सा शासक था जिसने जहांगीर के साथ गलत व्यवहार किया था, बुरा बर्ताव किया था। और जब बुरा बर्ताव किया उसके पश्चात जहांगीर ने उसके विरुद्ध एक फरमान जारी कर दिया। जो फरमान जो जारी किया गया था किसके विरुद्ध किया गया था? और ये जो शब्द थे, एनाडे ने ये कहा था कि जहांगीर ने क्या करा था, स्वयं ही ये जो गढ़ नरेश थे इनके लिए, उनके बुरे बर्ताव के लिए, बुरे व्यवहार इनके द्वारा किया गया। तत्पश्चात इसको प्रमाणित करता है कि जहांगीर काल में गढ़ राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम किए हुए था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो गढ़ राज्य था वो अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम किए हुए था। एनाडे कहते हैं कि ये कहते हैं कि 1625 में पुनः गढ़वाल के रास्ते तिब्बत की ओर एक बार भी गढ़वाल में वही अत्याचार सहना पड़े थे। देखिए ये कहता है, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान है। एनाडे जी ये कहता है कि जब 1625 का जो टाइम पीरियड रहा, गढ़वाल पुनः जब जो पूर्व में जो गढ़वाल ने जो चीज़ें दंश झेले थे वो चीज़ें फिर से चीज़ें होनी शुरू हुई, क्योंकि इनके साथ जो व्यवहार किया था उसके उपरांत है, क्योंकि मुगल वंश के जो शासक थे, क्योंकि वो संपूर्ण भारत में उनका दबदबा था, तो अगर कोई किसी के लिए बुरा व्यवहार करेगा वो चुप थोड़ा रहेगा। तो कहते हैं कि 1925 में पुनः गढ़वाल के रास्ते ये क्या हुआ, तिब्बत गया और इस बार भी उसे गढ़वाल में वही अत्याचार सहन करने पड़े थे। देखिए कौन गया, कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये जो मुगल काल के जो शासक थे, क्या बताओ, तिब्बत के लिए गए। और साथ ही जो हमने कहा कि महिपति शाह क्या हुआ, पुनः गढ़वाल गया होगा उस ओर, फिर बढ़ा, फिर जो गढ़वाल में भी अत्याचार बहुत ढेर सारे सहने पड़े। और कहते हैं, मैंने आपको पूर्व में इसका वृत्तांत जो कुछ तथ्य थे आपके सामने साझा करे थे। मैंने कहा कि हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने, मैंने रतोड़ी जी का नाम उस समय लिया था कि मैंने आपको समझाने के लिए कि हरिकृष्ण रतोड़ी ने जो महिपत शाह था उसको दाबा या डब्बा, ये दिख रहा है आपको? जी सर, जी तो ये सर। लिख लीजिएगा, इसको ऑब्लिक कर लीजिएगा ऐसे। तो दापा या फिर डब्बा पर अद्वितीय सफलता का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दाबा या दब्बा पर क्या करा था, अद्वितीय मतलब बेहतरीन सफलता इसने हासिल करी थी। जो शिव प्रसाद डबराल थे, अगर उनके अनुसार कहें, मैंने आपसे कहा था कि सिरमौर किसे कहा गया था, वो कौन सा व्यक्ति था जिसे सिरमौर के रूप में हमने संबोधित किया था? कौन सा था वो व्यक्ति? सर सिरमौर तो हिमाचल का पार्ट है। हाँ, तो उस टाइम पे पूरा क्षेत्र, और महिपत शाह ने वहां को जीता था। हमने आपको ये कहा था, मैंने पूर्व में मैंने कहा था कि महिपत शाह था, जो महिपत शाह ने क्या करा था, जो महिपत शाह ने क्या था, इसने जो हिमाचल था जिसे सिरमौर के नाम से हम जानते हैं,
तो यहाँ पर जो सत्ता इसने स्थापित करी थी वो सत्ता पे इसने स्थापित करी था क्योंकि जो सिरमौर में जो डाकुओं का आतंक हुआ था, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर उस समय यहाँ की जो जनमानस थी, जो यहाँ का जो क्षेत्र था, यहाँ के जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो डाकुओं के उत्पीड़न से कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे। और जब ये चीज़ें महिपत शाह को संज्ञान में आई, जब संज्ञान में आई तो उसके पश्चात इसने जो सिरमौर की तरफ इसने एक अपनी सेना की टुकड़ी के साथ ये इस क्षेत्र में गया और डाकुओं से ये क्षेत्र को समाप्त आज़ाद कराया और इस क्षेत्र में इसने स्वतंत्र तौर पे क्या कर लिया था, अपना साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। हमने कहा था कि इसने अपने हिमाचल में इसने जीता और इसे सफलता हासिल हुई। और यहाँ पर देखिए, मैं पूर्व में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो वही चीज़ें फिर पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ। महिपत शाह के कार्य का जो राज्यकाल की जब तिथि पर जो जितने भी विद्वान हैं वो कहीं ना कहीं अपना मौन व्रत लिए रहते हैं। उनका जो नेतृत्व की अगर बात को, जो उनका मतभेद था, वो मतभेद एक समान नहीं था। कोई कहता है कि फलाना था, कोई कहता है ढिमकना था। मुझे ये बता सकते हैं कि हर कोई, जितने भी आपने देखा होगा, कोई भी उठा के लीजिए, चाहे हम मुगल काल की बात करें या फिर जितने भी हिंदू सम्राट रहे, या फिर गढ़वाल साम्राज्य की अगर बात करें, या फिर कुमाऊं साम्राज्य की बात करें, तो या फिर हम प्रागैतिहासिक की बात करें या अदैतिहासिक कालखंड की बात करें, या फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो कुछ भी उठा लें हम, तो हर बार जो जितने भी विद्वान हैं, विद्वानों के बीच हमेशा आपसी प्रतिद्वंद रहता है। हर विद्वान अपनी बात को स्वरूपीय रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? ये कहता है कि महिपत शाह के जो राज्यकाल की जो तिथि थी, उस विद्वानों पर क्या था, एक मत ये नहीं थे। तो ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं क्यों नहीं माना जाता है? चलिए बताइए, ये क्यों होता है ऐसा? सर क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो उन सब के अलग अलग हैं। कोई दंत कथाओं पे विश्वास करता है, कोई रेलिक्स के ऊपर विश्वास करता है, और सभी अपने अपने कोई मतलब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जैसे जो पुराने रचनाकार हैं, जैसे भक्त कवि हैं या वो हैं, तो वो उनके बारे में ही ज्यादा लिखते हैं जिनके बारे में जिनसे उनको संरक्षण प्राप्त होता है, तो वो अपने राजा की बड़ाई लिखते हैं। तो और जो नए नए रिसर्चेस करते हैं वो दूसरे रिसोर्सेज पर ही वो करते, क्योंकि हम लोग तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, ना ही ये लोग थे, तो अपनी कृतियों को ये सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट ही बात करते हैं। नोटियाल जी, अगर आपको भी आता है तो थोड़ा इसको आप भी उच्चारित करिए, क्यों कहते हैं ऐसा? नोटियाल, आवाज आ रही है? BT9, अरे दोनों के मुंह में दही जम गई क्या, या लेफ्ट हो जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं, चाहे हम वर्तमान समय में अगर जितने भी साइंस के क्षेत्र में या फिर पैरामेडिकल की बात करें, या फिर चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम कहें फिजिक्स की बात करें, या साइंस का कोई भी ऐसा आर्टिकल ले लो, या फिर ऐसे एटॉमिक की बात करें, या कोई भी ऐसा जो नई नई जो खोज होती हैं, तो हर विद्वान क्या क्या चाहता है कि जो थ्योरीज मैंने दी हैं, चाहे वो आपका कार्ल मार्क्स की बात करो, या फिर सुकरात की बात करो, या अरस्तु की बात करो, या प्लेटो की बात करो, या मैकालाई की बात करो, जितने भी जो विद्वान हैं वो हर किसी की बात को काटने की कोशिश करते हैं। वो बात करते हैं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वही चीज सत्य है, जो पूर्व में जिस व्यक्ति द्वारा जो बातें कही गई वो अलग अलग है, वो सही नहीं है। मैं अपनी बात को सिद्ध करूं, क्योंकि जब मेरी बात सिद्ध होगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बातों को रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज की डेफिनेशन देखते हैं या हम किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट की अगर हम मान लीजिए, हम कहते हैं कि साइंस का एटॉमिक की अगर बात करते हैं, तो उसमें रदरफोर्ड हो गया, अलग अलग जितने भी है, डार्विन है या कहीं है, सब लोग क्या करते हैं, अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं, और उसके चक्कर में क्या होती है, अलग अलग डेफिनेशन बनती हैं।
तो एक सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम बात करें तो उस टॉपिक में हजारों आपको क्या मिलती हैं, परिभाषाएं देखने को मिल जाती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति द्वारा उसको अपनी अनुसार उसको क्या करा, परिभाषित किया गया है। मैं कहता हूं अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो अभी मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो मैं अभी आसमान में अनगिनत तारों को देखता हूं, किसी में ज्यादा लाइट जलती है, किसी में कम दिखती है। पूरा आसमान एक घनघोर एक काले चादर में ओढ़ा हुआ है। और वहीं दूसरा व्यक्ति देखता है कि प्रातः काल में देखता है लालिमा छाई हुई है, चारों तरफ सूर्य की प्रकृति छाई हुई है, धुंधला है आसमान में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। तो वो अपने टाइम पे जो देख रहा है वो तो सत्य ही देख रहा है ना। और जो दोपहर में देखता है वो कहता है कि खुला आसमान है और चांद पूरा दिख रहा है या अर्धचंद्र दिख रहा है। तो अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो कोई भी व्यक्ति विशेष जो होता है वो अपनी चीजों को सिद्ध करता है, हाँ मैं सही हूं, आई एम राइट। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। तो डॉक्टर जो शिव प्रसाद डबराल हैं वो कहते हैं कि 3135 ईस्वी माना गया है किसका शासनकाल को, महिपत शाह के शासनकाल को। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने तो कह दिया कि 1631 से 1635 माना, किसने माना, डबराल जी ने। और राहुल सत्याख्यान की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि 1625 से 1664 का तक का जो सफर था वो महिपत शाह का माना जाता था। जहां तक उसके गद्दी पे बैठने का संबंध की अगर उसकी तिथियों की अगर हम बात करते हैं, क्या माना जाता है कि ये 1622 ईस्वी इसको प्रमाणित किया जाता है। हमने तो पूर्व में ये जिक्र किया था, हमने तो ये पढ़ा था बच्चों कि मैंने कहा कि भैया जब श्याम शाह का जो शासनकाल माना जाता है वो 1611 से 1630 का मध्य माना जाता है। 1630 तो इसका जो भतीजा था वो गद्दी में बैठा था। तो भैया चाचा उससे पहले कैसे बैठ सकता है, जब वो मरा, जब उसका कोई वारिस नहीं था तो चाचा बैठा फिर 1931 में। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो जहां तक इसके गद्दी में बैठने का सवाल है तो कहते हैं कि 1622 में प्रमाणित हुआ क्योंकि इस वर्ष श्याम शाह की मृत्यु हुई। अगर मान लो कि जब श्याम शाह की मृत्यु 22 में हुई तो भैया ये गद्दी पे 1631 में क्यों बैठा, 1631 में इसका राज्याभिषेक क्यों हुआ। हमें जो माना गया है, अगर हम शिव प्रसाद डबराल की बात माने या तो राहुल सत्याख्यान की बात माने, है ना। जी सर, जी तो सर। ये कहता है कि 1922 में ना 1622 में प्रमाणित है क्योंकि इस वर्ष किसकी मृत्यु हुई थी, श्याम शाह की मृत्यु हुई। और महिपत उसके उत्तराधिकारी के रूप में बने। जब मृत्यु हुई, मृत्यु विवादित रही। अब विवादित मृत्यु का मतलब क्या होता है, अरे नौटियाल आप बता कि सकते हैं। विवाद रहा होगा सर। एक मिनट बेटा, ये नौटियाल जी बता सकते हो ना भाई, हमसे तो कुछ ना हो पाएगा। चलिए मैम आप ही बताइए। कि सर उनकी मृत्यु का वर्ष विवादित रहा है कि किस वर्ष हुआ, पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस समय हुआ। बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल स्थिति हमें पता नहीं है कि कब मरा, हम अनुमान लगा रहे। आप देखिए सी वैसल की जो पुस्तक है उस पुस्तक में छपे अजय वेड़ो महोदय की यात्रा का वृत्तांत आता है। वो कहते हैं कि 28 जून 1631 को वह स्वयं आगरा गया। कौन गया स्वयं आगरा, अजवेड़ो महोदय, क्योंकि उन्हीं की यात्रा का वृत्तांत है ना। ठीक है। तो इनकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है। तो ये यात्रा वृत्तांत ये कहते हैं कि 28 जून 1931 को लिख लीजिए। वो कहता है कि वो स्वयं जब आगरा गया, आगरा चले, तो जुलाई 1931 को जो महिपत शाह की अंत्येष्टि के अवसर पर वो श्रीनगर में उपस्थित था। अब यहाँ पर 31 में किसकी मृत्यु हो गई, महिपत शाह। अब देखिए इनकी पुस्तक कहती है कि भैया जो 28 जून
जो 28 जून को जब ये स्वयं आगरा गए तो उनका वृत्तांत है, वो कहता है कि ये जुलाई के महीने में 1631 में महिपत शाह की जिस समय क्रियाक्रम कर रहे थे उस अवसर पे ये श्रीनगर पर ही ये मौजूद थे। वो कहते हैं कि मैं वहीं पर ही मौजूद था जिस समय ये मरा था, उसकी अंत्येष्टि से जब जलाया जा रहा था, जो भी किया जा रहा था। और दूसरी तरफ बर्नाडे के यात्रा वृत्तांत में जब वो दूसरा व्यक्ति यात्रा वृत्तांत करता है, यात्रा को प्रारंभ करता है, वो कहता है कि मैं भी तो यात्रा में गया था। जब वो यात्रा का वृत्तांत करता है तो कहता है कि महिपत शाह की अंतिम तिथि जो मानी गई है वो 1931 को ही सिद्ध होती है। 1931 को क्या होती है, ये सिद्ध होती है। और एटकिंसन के जो गजेटियर में उन्होंने 1925 में केशव राय के मठ के एक शिलालेख का विवरण दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1625 में केशव राय मठ का एक शिलालेख का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एटकिंसन के गजेटियर। बिल्कुल सही है। जो गजेटियर थे उसमें केशव राय का जो मठ है उसमें एक शिलालेख का विवरण दिया गया है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो महिपत शाह थे इनके शासन काल का वर्णन मिलता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केशव राय के मठ में जो शिलालेख जो पाया गया है उसमें किसका शासन का विवरण देखने को मिलता है? किसका देखने को मिलता है? महिपत शाह। महिपत शाह का देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये कहता है कि एक अन्य यूरोपीय विद्वान है। कौन है? मैगेलन ने क्या करा, अपने संग्रह में, संग्रह मतलब उनकी जो चीजें हैं जो उन्होंने संरक्षण करके रखी होंगे, जो उनका एक लाइब्रेरी टाइप का जो होगी, ठीक है, दी जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल में एंटाडे की यात्रा की पुष्टि की है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैगेलन ने अपने संग्रह में, वह कौन सा संग्रह है जिसमें एंडाडे की यात्रा की पुष्टि की है? तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उसमें कौन सी संग्रह था वो? द जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल। तो इसमें कहा गया है जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल में थी। ये जो ये किताब थी, जो इसके संग्रह थी, इसमें एड के जो एनाडे की यात्रा का पुष्टि मिलती है, उनकी तमाम चीजें साक्ष्य मिलेंगे। उसने भी एडगांसे की जो सह यात्री, जो मान लीजिए एक व्यक्ति द्वारा ही यात्रा नहीं की होगी, उसके साथ भी कोई और भी रहा होगा। अगर उसके साथ रहा होगा, उसका जो सह यात्री उसके साथ जो चल रहा था उसका नाम माकीवस करके था। ठीक है, वो नाम दिया। कभी क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये याद रखिएगा कि एनाडे के साथी का क्या नाम था, सहकर्मी का क्या नाम था? मार्कीवस उसका नाम था। और एनाडे का जो यात्रा का उद्देश्य, बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि परमार वंश के समय में एनाडे की यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और साथ ही इस कड़ी में 11 अप्रैल 1626 में क्या कहा गया है? 11 अप्रैल 1626 में साब राग नामक स्थल पर एक चर्च की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमार वंश के अंतर्गत 11 अप्रैल 1916 में किस स्थान पर एक चर्च की स्थापना की गई? क्योंकि
हम जब बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की तो बात कर रहे हैं ना बेटा। जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, जी सर। साहब प्राग नामक स्थान में था। तो इस स्थान पर सर सर क्या नाम बोला सर? साप रंग करके वो स्थान था। उस स्थान पर एक चर्च का स्थापना की गई थी। तो ये बेटा क्वेश्चन बनेगा कि जो ये चर्च की स्थापना हुई थी उस समय परमार वंश का शासक कौन था? महिपत शाह। महिपत शाह के समय में हुआ था, क्योंकि हमने सर क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि सबसे पहला चर्च कौन सा स्थापित हुआ था गढ़वाल में, तो वो शापरांग जगह पर था। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जो जिक्र था वो कहाँ पर देखने को मिलता है, किस चीज में देखने को मिलता है? जे, जेसुइट एंड द ग्रेट हाँ, मुगल। तो दी जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल, ये जो अनाडे की यात्रा की जो पुष्टि ये करता है, तो ये से इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जिक्र मिलता है एक चर्च की स्थापना हुई। और यहाँ पर देखिए ये कहता है कि महिपत शाह की जो सैन्य पूर्ण गाथाओं का वर्णन, उसके 3 अद्वितीय सेनापतियों का उल्लेख के बगैर हम क्या करते हैं, अधूरा मानते हैं। जो हमने कहा कि 3 जो सेनापति थे, 3 सेनापतियों की चर्चा हमने पूर्व में मैंने आपको बताया थे। 3 जो सेनापति थे, कहते हैं कि अगर हम गढ़वाल के परिवार वंश की अगर हम बात करते हैं, जब भी महिपत शाह की जब बात आती है तो उसके जो सैन्य पूर्ण गौरवशाली इतिहास को अगर देखते हैं, जो उसकी सूरवीरता की अगर बात करते हैं, उसकी जो कथाओं की जो जागरूक में जो यूज की जाती है, जो उसको एक हीरो माना जाता है, उन गाथाओं में जो 3 महत्वपूर्ण अंगरक्षक या कहें जो सेनापति थे, उनके बिना तो ये अधूरी है। जो 3 सैनिक थे, जो 3 सेनापति थे, वो अद्वितीय, मतलब वो बेहतरीन थे, जिनका कोई तोड़ नहीं था। उनके बगैर ये अधूरा होता है। माधव सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, जिन्होंने महिपत शाह के विभिन्न अभियानों में अपने परिमित शौर्य का परिचय दिया, अपने सैन्य पराक्रम का जो उसका अदम्य साहस पराक्रम जो हम कहते हैं, उसका परिचय दिया, और साथ ही गढ़वाल की प्रथा का हमेशा फहराया। जब मैंने इनके बारे में चर्चा करी आपसे, जब मैंने आपको माधव सिंह भंडारी की बारे में बात करी, तो माधव भंडारी को किस नाम से जाना जाता है? गर्वभंजक। गर्वभंजक के रूप में। हमने एक चीज में हमने कहा कि जो मले मलेथा, एक याद लिख लीजिए, लिख लो, मलेथा, मलेथा की कुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? माधव सिंह भंडारी द्वारा। माधव सिंह भंडारी का एक, मैंने कहा जो अभिलेख प्राप्त होता है, रजक अभिलेख जो प्राप्त होता है, तो कहां से प्राप्त हुआ था? वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। बिल्कुल सही है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से ये अभिलेख प्राप्त, रघुनाथ मंदिर से ये प्राप्त हुआ। अब मुझे ये बताओ, चलिए जिसने अभी जिनकी आवाज आई थी वही बताएंगे। और जो ये ताम्रपत्र, एक ये ताम्रपत्र मिला था 1640 में, एक ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है, उसमें एक रानी का उल्लेख मिलता है। वो रानी कौन सी थी, बता सकते हैं मेरे को? बताइए। रानी कर्णावती थी बिल्कुल सर। सही। वो जो रानी थी, वो रानी, नकटी रानी। हाँ, नक्कटी रानी ही, याद होगा उसको पूरा समझो। तो वो जो थी कर्णावती, जो रानी थी, जिसे संबोधित किया जाता है बाद में नक्कटी रानी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि नक्कटी रानी क्यों कहा जाता है, उसको क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि गढ़वाल के ऊपर जब नवाजत शाह के उन्होंने मतलब सैनिकों ने हमला किया था, तो उन्होंने अपनी मतलब कूटनीति रणनीति से उनको हराया था और उनके नाक कान काट दिए थे सैनिकों को और वापस दिल्ली दरबार भेज दिया था, तो तब से उनका नाम नक्कटी रानी रख दिया गया बिल्कुल था। सही, कि जब हम
ये इनकी बात करते हैं। जो कर्णावती की अगर हम बात करते हैं तो कर्णावती को जो नक्कटी रानी के रूप में जो संबोधित किया गया था, क्योंकि इन्होंने भी अपना जो वीरता, अदम्य साहस के बलबूते जिस तरीके से जो दुश्मनों के टेंट में जाकर उन्होंने बेरहमी से उनकी जिस तरीके से गुप्तचरों के साथ जब वो गई, और साथ ही उन्होंने उनके मुंह पे हाथ लगा के उनके जो बहुत ढेर सारे ऐसे, जैसा आपने अभी जिक्र किया, तो उस तरीके से उनका लहूलुहान करते उनको विवश हुआ, वो भागने पर रातों रात ऐसी घटनाक्रम घटा। उसके पूर्वोत्तर उसको नक्कटी रानी की संज्ञा दी गई। और साथ ही मैंने जब ये कहा, जब नक्कटी रानी की जब हम बात कर रहे हैं, तो नक्कटी जो रानी थी उसने चमोली जिले में एक हाट ग्राम था, उस हाट ग्राम में माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाया, और साक्षी बनाकर वहां पर एक ब्राह्मण को भूमि प्रदान करी थी। वो ब्राह्मण कौन था, किस स्थान पर वो किया गया था? हट सर हटवाल ब्राह्मण था। हटवाल ब्राह्मण था। तो उस पे इसको जी भूमि सर। दान की गई थी। और जब हम नक्कटी रानी की जब हम बात कर रहे ही रहे हैं, उसका भी जिक्र आ रहा है, तो कर्णावती, जो रानी कर्णावती थी, वो पवार वंश है। ये कौन थी, मुझे बता सकते हैं? सर महिपत शाह की वाइफ थी और पृथ्वी शाह की वो माता जी थी। बिल्कुल सही, कि ये जो महिपत शाह थी, इसकी पत्नी थी। ठीक है। एक मिनट बेटा, यहाँ पर लाइट भाग गई है, लैपटॉप बंद